हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में कि जो लोकपाल होता है, लोकायुक्त, ये क्या होते हैं, इनके कार्य क्या क्या होते हैं और इनकी सीमाएं क्या क्या होती हैं और इन्हें भारत के किस अधिनियम के तहत बनाया गया है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधे वीडियो की ओर, देखते हैं कि क्या है लोकपाल और लोकायुक्त। तो सबसे पहला पॉइंट है लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ यानी कि केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की। ठीक है, और ये संस्थाएं बिना किसी संवैधानिक दर्जे वाले जो है वैधानिक निकाय हैं। ठीक है, और ये ओम्बड्समैन का कार्य करते हैं और कुछ श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध जो लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोप होते हैं उनकी जांच करते हैं। कौन? तो ये लोकायुक्त या फिर लोकपाल जो होते हैं, जो कि राज्य के लिए अलग होते हैं, जिन्हें लोकायुक्त कहा जाता है, और जो केंद्र के लिए लोकपाल नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो हमें ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, यानी कि जो लोकपाल है या फिर लोकायुक्त जो संस्थाएं हैं इनके, ठीक है, तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, खराब प्रशासन दीमक की तरह है जो धीरे धीरे किसी राष्ट्र की नींव को खोखला करता है तथा प्रशासन को अपने कार्य पूर्ण करने में बाधा डालता है। भ्रष्टाचार इस समस्या की जो है जड़ है। ठीक है, और अधिकतर भ्रष्टाचार निरोधी संस्थाएं पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी सीबीआई को पिंजरे का तोता और अपने मालिक की आवाज़ बताया है। यानी कि कई बार क्या होता है कि ये एजेंसियां जो होती हैं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती हैं। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जो है वाक़ये में कहा था कि उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा कि पिंजरे के तोते के भांति जो है सीबीआई कार्य करती है। ठीक है, और अपने मालिक की आवाज़, ऐसा किसने कहा? तो सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा यूज किया था वर्ड। ठीक है, और क्या है कि इनमें से कई एजेंसियां नाम मात्र शक्तियों वाले केवल परामर्शी निकाय हैं और उनकी सलाह का शायद ही अनुसरण किया जाता है। यानी कि कई जो ऐसी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार के लिए दूर करने के लिए बनी हैं, तो उनको क्या है कि बन तो गई हैं वो, लेकिन उनकी जो सलाह है वो नाम मात्र की होती है, उन्हें ज़रूरी नहीं है कि माना ही जाए। ठीक है, तो ऐसी इन सभी कारणों से, या फिर इसके अलावा अगला क्या है, इसके अलावा आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की भी समस्या है, क्योंकि इन एजेंसियों पर नज़र रखने के लिए अलग से कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। और अगला लास्ट क्या है इसका, तो इस संदर्भ में एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है, जिसमें कभी समाप्त न होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे का एक समाधान प्रस्तुत किया है। यानी कि जब ये कई संस्थाएं ऐसी थी जो कि जिसकी प्रासंगिकता जो है नहीं पूरी तरह से बन पा रही थी, ठीक है, जो अपने कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही थी, तो उसके जगह पर क्या है कि एक ऐसी संस्था की आवश्यकता हुई जो कि भ्रष्टाचार को निरोधक के रूप में कार्य कर सके, भ्रष्टाचार को दूर करने में या कम करने में एक प्रभावी भूमिका अदा कर सके। ठीक है, तो जिसके तहत जो है लोकपाल संस्था की क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है, और अब देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन ने केंद्र में तत्कालीन यूपीए सरकार पर दबाव बनाया और इसके परिणाम स्वरूप संसद के दोनों सदनों में लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। यानी कि जो अन्ना हजारे के द्वारा आंदोलन किया गया था उसी के जस्ट बाद जो है लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम को विधेयक को जो है पारित किया गया था 2013 में। ठीक है, और 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इसे अपनी सम्मति दे दी और 16 जनवरी 2014 को यह लागू हो गया। ठीक है, इसके बाद लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016, जिसमें पहला पॉइंट है लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को संशोधित करने के लिए यह विधेयक संसद ने जुलाई 2016 में पारित किया। ठीक है, इसके बाद इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता के अभाव में लोकसभा में सबसे बड़े एकल विरोधी दल का नेता चयन समिति का सदस्य होगा। इसके द्वारा वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 44 में भी संशोधन किया गया, जिसमें प्रावधान है कि
सरकारी सेवा में आने के 30 दिनों के भीतर लोक सेवकों को अपनी संपत्तियों और दायित्वों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसा कब था? 2013 के अधिनियम में। लेकिन जो 2016 का जो संशोधन अधिनियम आया उसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई, जिसमें से इस चीज़ को भी चेंज कर दिया गया। ठीक है। और इसके बाद संशोधन विधेयक के द्वारा 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई। ठीक है। अब लोक सेवक अपनी संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा सरकार द्वारा निर्धारित रूप में एवं तरीके से करेंगे। ठीक है। इसके बाद यानी कि जो भी सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा किस प्रकार से जो है संपत्तियों और दायित्वों की घोषणा की जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी घोषणा। ठीक है। और जो 30 दिन की समय सीमा थी 2013 में रखी गई थी, उसकी समय सीमा को भी जो है बदल दिया गया है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद यह ट्रस्टियों और बोर्ड के सदस्यों को भी अपनी तथा पति पत्नी की परिसंपत्तियों की घोषणा करने के लिए दिए गए समय में भी बढ़ोतरी करता है। कौन सा? इस संशोधन जो अधिनियम आया 2016 में। ठीक है। उन मामलों में जहां वे 1 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी या 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी धन प्राप्त करते हों, तो ऐसी कंडीशन में जो है उसे घोषणा करने की जो है समय सीमा जो है बढ़ा दी गई थी। ठीक है, 2016 में। और लोकपाल की संरचना, यानी कि लोकपाल जो है उसकी संरचना कैसी होती है, इसमें कितने लोग क्या कैसे बनता है, कितने लोगों से मिलके? तो लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। ठीक है। और लोकपाल संस्था का चेयरपर्सन या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या फिर असंदिग्ध सत्यनिष्ठा व प्रकांड योग्यता का प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास भ्रष्टाचार निरोधी नीति, सार्वजनिक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, बीमा और बैंकिंग, कानून व प्रबंधन में न्यूनतम 25 जो है यहाँ पर आप वर्ष कर लीजिएगा। ठीक है। 25 वर्ष का जो है विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो। ठीक है। यहाँ पे वर्ष है, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ये देख लीजिए यहाँ पे वर्ष है, 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आगे क्या है? तो अगला पॉइंट है 8 अधिकतम सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य तथा न्यूनतम 50% सदस्य जो है अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अल्पसंख्यक और महिला श्रेणी से होने चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है लोकपाल संस्था का न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है। आगे क्या है? तो आगे है लोकपाल संस्था के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है। ठीक है। इसके बाद सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके जो भी सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति चयन समिति बनती है, उसके अकॉर्डिंग जो सिफारिश की जाती है उसके द्वारा राष्ट्रपति करता है। आगे है चयन समिति प्रधानमंत्री जो कि चेयरपर्सन होता है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित कोई न्यायाधीश और एक प्रख्यात न्यायविद से मिलकर के गठित होती है चयन समिति। इसके बाद लोकपाल तथा सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल यानी कि खोजबीन समिति का गठन करती है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो लोकपाल है उसका क्षेत्राधिकार क्या है एवं शक्तियां कितनी है। तो पहला पॉइंट है लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, समूह ABCD अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल है। अगला पॉइंट क्या है? तो लोकपाल जो है लोकपाल का प्रधानमंत्री पर क्षेत्राधिकार केवल भ्रष्टाचार के उन आरोपों तक सीमित रहेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंध ना हो। मतलब इन चीज़ों से संबंधित यदि होगा तो लोकपाल जो है क्या करेगा कि इसकी जो है जांच नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई मामले हुए तो उसकी जांच लोकपाल कर सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? संसद में कहीं भी किसी भी जो बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। ठीक है। वहाँ पर भी लोकपाल का जो है जांच नहीं कर सकता। इसके बाद इसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति भी शामिल है जो ऐसे किसी निकाय या समिति का प्रभारी है या रहा है जो केंद्रीय कानून द्वारा स्थापित या किसी अन्य संस्था का जो केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित नियंत्रित हो और कोई अन्य व्यक्ति जिसने घूस देने या लेने में सहयोग दिया हो।
ठीक है, उसमें उसकी भी ये जांच कर सकता है। ठीक है, और लोकपाल अधिनियम यह आदेश देता है कि सभी लोक सेवक अपनी तथा अपने आश्रितों की परिसंपत्तियों व देवताओं को प्रस्तुत करें। ठीक है, आगे है, इसके पास सीबीआई की जो जांच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। किसको? लोकपाल को जो है सीबीआई को भी जो है जांच करने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। इसके बाद यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले के जांच अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है जब तक लोकपाल ऐसी अनुमति ना दे। ठीक है, अगला पॉइंट है, लोकपाल की जांच इकाई को एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, विशेष परिस्थितियों में लोकपाल को उन परिसंपत्तियों, आमदनी, प्राप्तियों और लाभों को जब्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के साधनों से पैदा या प्राप्त की गई है। अगला पॉइंट है, लोकपाल को ऐसे लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी सीमाएं क्या क्या है, यानी कि जो लोकपाल है इसकी सीमाएं क्या क्या है, क्या क्या ये कार्य नहीं कर सकता, किसकी मतलब इसकी एक सीमा होती है हर चीज़ की, ठीक वैसे ही इसकी सीमा है। तो इसकी सीमाएं क्या क्या है, तो यहाँ पर आप ध्यान से लिख लीजिएगा, यहाँ पर सीमाएं हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, लोकपाल संस्था भारत की प्रशासनिक संरचना में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में बेहद जरूरी परिवर्तन ला सकती है, लेकिन इसके साथ जो है इसके साथ ही उसमें कुछ खामियां और कमियां भी हैं जिन्हें दुरुस्त किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, संसद द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित होने के 5 वर्ष बाद किसी तरह से लोकपाल की नियुक्ति हो पाई है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी का संकेतक है। यानी कि इतना लेट ये चीज़ जो बना है ये इस बात का जो दर्शाता है कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी थी जिसके कारण जी इसे बनाने में इतना समय लग गया। अगला पॉइंट है, लोकपाल अधिनियम में राज्यों से भी इसके लागू होने के 1 साल के भीतर लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए कहा गया है, परंतु केवल 16 राज्यों ने ही लोकायुक्त की स्थापना की। ठीक है, और इसके बाद लोकायुक्त जो लोकपाल राजनीतिक प्रभाव से मुक्त नहीं है क्योंकि स्वयं की नियुक्ति जो है समिति राजनीतिक दलों के सदस्यों से गठित होती है। यानी कि जो राजनीतिक दल हैं उनके सदस्य जो होते हैं वही चयन समिति में होते हैं जो कि लोकपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, लोकपाल की नियुक्ति में एक प्रकार से चालाकी की जा सकती है क्योंकि यह निर्धारित करने का कोई मानदंड नहीं है कि कौन एक प्रख्यात न्यायविद या फिर सत्यनिष्ठा का व्यक्ति है। अगला पॉइंट है, इसकी सबसे बड़ी कमी न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर रखना है। यानी कि अभी यदि न्यायपालिका में कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है तो वहाँ पर ये लोकपाल उसकी जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इसकी सीमाएं हैं। इसके बाद लोकपाल को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिया गया है और लोकपाल के विरुद्ध अपील का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत उस तिथि से 7 साल के बाद पंजीकृत नहीं की जा सकती जिस तिथि को ऐसी शिकायत में कथित अपराध जो है किए जाने का उल्लेख है। यानी कि 7 साल बाद कोई यदि कंप्लेन करता है जो भी मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तो वहाँ पर ये कंप्लेन दर्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर जो है लोकायुक्त होंगे। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होंगे। इसके बाद अगला है, लोकपाल के 50% सदस्य जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं वर्ग से होंगे। इसके बाद सभी श्रेणियों के सरकारी कर्मचारी जो है लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, यानी कि लोकपाल इनकी जांच कर सकता है। अगला है, प्रत्येक जन सेवक के लिए इस अधिनियम में वर्णित प्रावधान के अनुसार अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करना अनिवार्य है और इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी शामिल है। यानी कि अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा करनी होगी जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी भी आते हैं। ठीक है, आगे है, विदेशी अनुदान नियम अधिनियम
FCRA के संदर्भ में विदेशी स्रोत से 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक का अनुदान प्राप्त करने वाले सभी संगठन लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, ठीक है, या होंगे। अगला है, ईमानदार और सच्चे सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है, उन्हें किसी भी प्रकार से जो है गलत इल्जाम में नहीं फंसाया जाएगा यदि कोई ईमानदार कर्मचारी है सरकारी तो, ठीक है। अगला है, CBI सहित किसी भी जांच एजेंसी को लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की निगरानी करने और निर्देश देने का लोकपाल को अधिकार होगा। अगला है, लोकपाल द्वारा CBI को सौंपे गए मामलों की जांच कर रहे अधिकारियों का तबादला लोकपाल की मंजूरी से होगा। अगला है, प्रारंभिक पूछताछ, जांच और मुकदमों के लिए समय जो स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है और इसके लिए जो है विशेष न्यायालयों की गठन का भी प्रावधान है। अगला पॉइंट क्या है, तो अगला है और लास्ट पॉइंट क्या है, इस कानून के लागू होने के 365 दिन के भीतर राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून के माध्यम से लोकायुक्त की नियुक्ति की जानी अनिवार्य होगी, ऐसा जो है इसकी विशेषताओं के तहत कहा गया था, ठीक है, जो कि पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सभी राज्यों ने इतनी जल्दी ये सब कार्य नहीं किए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि लोकायुक्त क्या है, लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में, इसकी सीमाएं क्या क्या है, कार्य क्या क्या है, कैसे इसका गठन हुआ, ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सभी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।